स्तरों से फिसला बाजार, सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से करीब 200 पॉइंट गिरा, निफ्टी 8,650 के नीचे आया। मेटल और फार्मा शेयरों ने बनाया दबाव। कल पेश होगा राज्यसभा में जीएसटी बिल, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां समर्थन को तैयार। गुरुवार तक संसद से मंजूरी संभव, सरकार करेगी 4 से 5 बड़े बदलाव। एसबीआई बंद कर सकता है 7,500 शाखाएं, खर्चे घटाने और बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी ने दी सलाह। अब एक दिन में हो जाएगा आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, एक ही दिन में बनेगा पैन कार्ड। कंज्यूमर मामलों का मंत्रालय फर्मों में कर रहा है बड़ा बदलाव। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बनारस से फूंका यूपी चुनाव का बिगुल, अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाकर की रोड शो की शुरुआत। जर्मनी पर हम आपको फाइनेंशियल गुरु मंत्र देते हैं जो आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जाता है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज जर्मनी में आज हमारा फोकस होगा इंश्योरेंस पर। आइए देखते हैं क्या है खास आज शो में। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप कर सकते हैं ट्रांसफर, कैसे बताएंगे जर्मनी में आगे। इंश्योरेंस मिस सेलिंग पर IRDA ने अब फिर दिखाई सख्ती, कितनी कारगर होगी ये पहल। क्या हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मिलेगा क्रिटिकल इलनेस कवर। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए और साथ ही आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है टिका वेल्थ मैनेजमेंट के गजेंद्र कोठारी। आपका स्वागत है गजेंद्र। शुरुआत करते हैं पहले मुद्दे के साथ, जहां पर आज हम आपको बता रहे हैं कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ट्रांसफर हो सकती है, उसकी एवज में आप लोन ले सकते हैं। अगर आपको ये बात अभी तक नहीं पता थी तो आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। गजेंद्र, मुझे बताइए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को गिरवी रखकर क्या हम उस पर लोन ले सकते हैं? क्या जो उसकी अथॉरिटी है वो किसी और को ट्रांसफर की जा सकती है? बिल्कुल। लाइफ इंश्योरेंस न केवल रिस्क कवर करता है, बट आपको कभी इमरजेंसी में लोन की जरूरत हो तो आप इसको कोलैटरल के यूज में कोलैटरल के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। दो तरह के ट्रांसफर्स होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर कहते हैं और दूसरा हम कंडीशनल ट्रांसफर कहते हैं। जिस कंडीशनल ट्रांसफर में ये होता है कि अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है या फिर कोई भी तरह का लोन, एजुकेशन लोन या होम लोन, तो आप ये पॉलिसी को असाइन करते हैं बैंक को, और इसका मतलब यही है कि इसको आप कोलैटरल के रूप में यूज कर सकते हैं। और जब तक आपका ये कंडीशनल है, जब तक आपका लोन पूरा नहीं होता है तब तक ये पॉलिसी बैंक के पास रहेगी इन द रूप ऑफ असाइनी। अच्छा। और अगर आपका लोन चुकता हो जाता है और सारी पेमेंट पूरी हो जाती है तो बैंक आपको वापस ट्रांसफर कर देता है। ओके। तो वो वापस पॉलिसी आपको आ जाती है, सारे बेनिफिट्स आपके रहते हैं। और इन बिटवीन अगर आपको कुछ हो जाए या आप कोई कारण से लोन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक उसको सरेंडर कर सकती है और अपनी रकम वापस ले सकती है उसके लिए। मुझे बताइए किस तरह के लोन की यहाँ पर बात की जा रही है और कोई खास अमाउंट जिसके तहत आप ये लोन ले सकते हैं? ये आपकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। मसलन आपने जितना भी लोन लिया, लोन लेने से पहले बैंक आपसे कोलैटरल मांगती है। राइट। तो आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के खासकर जो एंडाउमेंट प्लान्स होते हैं या मनी बैक और यूलिप प्लान्स होते हैं, उसको आप कोलैटरल रख सकते हैं। तब बैंक को मालूम है कि आपका ये इन्वेस्टमेंट हुआ है वहां पे। अच्छा। तो वो फैक्टर के वो डिसाइड कर सकते हैं कितना आपको लोन देंगे। और एक बार अगर आप लोन ले लेते हैं उनसे तो उनको ट्रांसफर करनी पड़ती है, पॉलिसीज असाइन करनी पड़ती है, जिसको हम असाइनर कहते हैं। आप असाइनर होते हैं और बैंक असाइनी बनता है। तो वो कंडीशनल होता है कि जब ये लोन पेमेंट पूरा हो जाएगा तो बैंक उसको रिलीज कर देगी वापस, और वो वापस इन्वेस्टर के पास आ जाएंगे और उसका वो पॉलिसी का पेमेंट उसको कंटिन्यू करते रहना पड़ता है और उसको वो बेनिफिट्स मिलेंगे जब वो मैच्योरिटी हो जाती है। इस दौरान प्रीमियम वगैरह कौन भरता रहेगा? प्रीमियम कंटिन्यू इन्वेस्टर ही भरता रहेगा। अच्छा। पॉलिसी के बेनिफिट्स जो होते हैं वो असाइनी को ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा। सम अश्योर्ड ट्रांसफर हो जाता है और इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं पूरा फुल ट्रांसफर करना है या पार्शियल ट्रांसफर करना है। अच्छा। तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये किस केस में डिसाइड हो सकता है कि मुझे फुल ट्रांसफर करना है या पार्शियल करना है? और असाइनी यहाँ पर क्या बैंक हो सकता है जिससे मैंने लोन लिया हुआ है? बिल्कुल, नॉर्मली असाइनी बैंक्स ही होते हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। एक और एग्जाम्पल है कंडीशनल असाइनमेंट का, जैसे एम्प्लॉयर ले सकता है एम्प्लॉय के लिए। अच्छा। और वो कंडीशनल कर सकता है कि अगर आप 5 साल कंपनी में काम करते हो तो फिर 5 साल बाद ये पॉलिसी आपको असाइन हो जाएगी। अच्छा। तो इस सब की बदले में आप ये भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज करती है एम्प्लॉय रिटेंशन के हिसाब से। तो ये 2-3 तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं जहां पे आप किसी और की बेनिफिट के लिए लेते हो बट रिटेन अपने पास रखते हो ताकि जब वो कंडीशन पूरी हो जाए तब आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। कोई खास स्पेसिफिक लोन यहाँ पर जिसके तहत मुझे नॉर्मली एजुकेशन लोन, कार लोन, ये 2-3 तरह के लोन होते हैं जिसके लिए ये ज्यादातर यूज होती है, क्योंकि इन लोन्स की टेन्योर 5 से 6 साल होती है। राइट। तो आप ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप रखना नहीं चाहोगे कंडीशनल,
तो जैसे ही वो कंडीशन पूरी हो जाती है तो आप ले सकते हो। तो होम लोन वगैरह के लिए ये खासकर यूज नहीं होती है, वो बहुत काफी लॉन्ग, बिल्कुल लॉन्ग टर्म भी होता है और अमाउंट भी ज्यादा होता है। कोई खास फिगर इस अमाउंट के ऊपर का ही आप लोन ले सकते हैं, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को आप ऑथराइज कर सकते हैं किसी और पर? नॉर्मली बैंक्स आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखती है, बाकी कोलैटरल्स देखती है। जरूरी नहीं कि आपका खाली यही कोलैटरल होता है, बाकी कोलैटरल्स लेने के बाद आपकी टाइप ऑफ पॉलिसीज भी देखी जाती है। अगर यूलिप पॉलिसी है तो आपको कम लोन की वैल्यू देंगे क्योंकि उसकी मार्केट रेट घट सकती है काफी। एंडाउमेंट पॉलिसी है तो उसकी आपको ज्यादा लोन टू वैल्यू, लेकिन उसका सम एश्योर्ड फिर कितना होना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि लोन कितने अमाउंट का है, उसके हिसाब से वो पॉलिसीज देखते हैं कि कौन सी वो कवर कर सकते हैं। लेकिन क्या ये रास्ता हमें अपनाना चाहिए? अगर हमें कोई लोन अप्रूव कराना हो और हमारे पास एज अ गारंटी कुछ नहीं है देने के लिए, तो क्या इंश्योरेंस पॉलिसी को देना चाहिए? एज ए कोलैटरल में ये खराब ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इसमें आप कुछ लूज नहीं कर रहे हैं, सारे बेनिफिट्स आपके रहते हैं। आपको कंटिन्यू प्रीमियम देते रहना है और आप ये एज ए कोलैटरल के रूप में आप खाली यूज कर रहे हैं। तो जब 2-3 साल बाद ये आपकी कंडीशन पूरी हो जाती है तो आपको वापस मिल जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म एक मेजर हो गया लिक्विडिटी या कुछ इमरजेंसी में आपको यूज करने के लिए। लेकिन एज अ फाइनेंशियल प्लानर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या सलाह देंगे? नहीं, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपको। जब आपकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग है तब आपको ये शायद नौबत ही नहीं आए ये करने के लिए। तो हम ऑफ कोर्स एज ए लास्ट रिसोर्ट यूज करेंगे उसको। चलिए, तो यहाँ पर आप आखिरी विकल्प अगर लोन लेना चाहते हैं, कोई और विकल्प नहीं है, कोलैटरल के तौर पे अगर आप चाहें तो अपनी ट्रेडिशनल पॉलिसीज दे सकते हैं ताकि आपको लोन मिल सके। ज्यादातर यहाँ पर कार लोन लेने के लिए या पर्सनल लोन लेने के लिए इस तरह के कोलैटरल्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन हाँ, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं है, सबसे बेस्ट विकल्प नहीं है, इसको आप आखिरी विकल्प की तरह ही रखें। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और इंश्योरेंस रेगुलेटर के नए आदेश के बारे में आपको आगाह करते हैं। बैंक एनबीएफसी जबरदस्ती से इंश्योरेंस ना बेचे, ये कहना है इंश्योरेंस रेगुलेटर का। और कैसे ये जो साफ संकेत इंश्योरेंस रेगुलेटर दिए हैं, जो सख्त संकेत दिए उन्होंने, वो किस तर्ज पे दिए हैं, अब इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। ग्राहकों से हमने कई बार इस तरह की शिकायतें देखी हैं कि मिस सेलिंग हो जाती है इंश्योरेंस को लेकर, इंश्योरेंस को बेचने पर। योर मनी में कई तरह इस तरह के सवाल आते हैं हमें, जहां पर कहा जाता है कि हमें ये इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ समझाया था बेचते वक्त और वो निकली कुछ। अब यहां पर इंश्योरेंस रेगुलेटर ने साफ संकेत दिए हैं कि एनबीएफसीज और जो बाकी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो जोर जबरदस्ती करके इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच सकती है। तो एक मिस सेलिंग की ओर एक कड़ा कदम और एक कड़ा स्टैंड एक बार फिर से रेगुलेटर ने लिया है। इसको मैं डिकोड कैसे करूं, मेरे लिए कैसे फायदेमंद होगा? नहीं, ये बहुत ही अच्छा कदम है रेगुलेटर की तरफ से, बिकॉज अक्सर हम देखें पिछले सालों में कि ये जो मिस सेलिंग होती है ज्यादातर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तहत होती है। वहां पे कस्टमर अगर लेने जाता है कुछ और उसको कुछ दे दिया जाता है, और वो नॉर्मली ये केसेस हमने देखा। अगर आप लॉकर खुलवाना चाहते हैं तो बिकॉज लॉकर की बहुत स्कैर्सिटी है तो आपको लुभाने के लिए वो देते हैं कि अगर आप साथ में यूलिप प्लान लो या एंडाउमेंट प्लान लो तो हम आपको दे देंगे। तो और कस्टमर को अपने राइट्स नहीं पता होते हैं तो वो इसमें फंस जाते हैं, और वो बहुत बार इन्हें ये कहा जाता है कि आपको मैंडेटरी ये लेना ही पड़ेगा आपको। तो वो उसी बहकावे में आ जाते हैं। कई बार आप फिक्स डिपॉजिट कराने जाते हैं और आपको सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट बेच दिया जाता है, और ये कह के कि 3 साल बाद में इसकी जो रिटर्न आएगी एफडी से बेटर है। बिकॉज नॉर्मली हम अपने बैंकर को ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज हमारा पैसा वहीं रहता है और हम सोचते हैं कि वो हमें अच्छी एडवाइस देंगे, तो हम इस झांसे में फंस जाते हैं। बट अक्सर होता है कि बैंक की जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं उनको काफी टारगेट दिया जाता है कि आपको पूरा करना है। यस, और ये हाई रेवेन्यू प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक्स के लिए, फी इनकम जिसको कहते हैं, खासतौर से यूलिप्स अगर हम कहें तो। बिल्कुल, यूलिप्स और एंडाउमेंट प्लान्स में भी आपके हिसाब से। और इसमें सबसे दिक्कत बात ये होती है कविता जी, आप एक बार प्रोडक्ट लेने के बाद फंस जाते हैं उसमें, आप 3 साल या 5 साल तक फिर एग्जिट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे केसेस में, और इसके कारण लोगों में काफी खफा है, इसीलिए उन्होंने रेगुलेटर्स को लिखा है। तो रेगुलेटर्स के अब नजर में आई है कि इसको बंद करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। इनफैक्ट गोइंग फॉरवर्ड ये भी रेगुलेटर सोच रही है कि बैंक्स ये प्रोडक्ट्स बेच ही नहीं सकती, आपको एक अलग सब्सिडरी करनी पड़ेगी। आप बैंक में ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो, तो आपको एडवाइजरी कंपनी अलग खोलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो और भी बहुत अच्छा सोल्यूशन होगा। लेकिन अब अगर मेरे साथ धोखाधड़ी हो चुकी है गजेंद्र जी, और मुझे मिस सेलिंग हो चुकी है मेरे साथ, तो अब मैं क्या करूं? नहीं, इसमें हम कुछ इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो फाइन प्रिंट्स होते हैं वो सारे हमारे अगेंस्ट होते हैं। एज ए इन्वेस्टर हम उसको पढ़ते नहीं है और हमने साइन कर दिए हैं। और दूसरी बात वो है कि जो रिलेशनशिप मैनेजर जिसने प्रोडक्ट बेचा है वो क्या होता है, बैंक छोड़ के जा चुका होता है। तो अब आप पिन पॉइंट किस पे करें कि किसने बेचा है, या तो फिर बैंक को लायबिलिटी उठानी पड़ती है कि ये है। बट सबसे पहला होता है ये प्रूफ करना कि ये फ्रॉड हुआ है, ये अभी बहुत डिफिकल्टी हो रही है। तो इसे प्रूव करने के लिए ग्राहकों के हित में फिर वो क्या कदम उठा सकते हैं? ग्राहकों के लिए सबसे बेस्ट ये है कि उन्हें मतलब
अगर वो फिक्स डिपॉजिट्स करने जा रहे हैं या लॉकर करने जा रहे हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल कि आपको कुछ लेना पड़ेगा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर सकते हैं। अगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं तो आप उनके नाम और एम्प्लॉय नंबर लिख के आप बैंक को एज ए कंप्लेन लिख सकते हैं और IRD को भी लिख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जबरदस्ती ये पॉलिसी कोशिश की जा रही है। तो इसके कारण अभी बैंक काफी अच्छे कदम उठा रही है और आप इसमें बच सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्लियर मैंडेट एक बार फिर से इंश्योरेंस रेगुलेटर की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर आप लोन ले रहे हो, आप FD करा रहे हो, उसके साथ जोड़कर जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की बात सामने आती है वो एक तरह की मिस सेलिंग है। अगर आपको जरूरत नहीं है, अगर आप प्रोडक्ट को समझते हैं तो उसे बिल्कुल भी ना खरीदे। और साथ ही कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप लोन ले रहे हो, FD या कोई लॉकर इनफैक्ट आप बैंक में खोलना चाहते हैं और उसके चलते अगर आपको पॉलिसी खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है, तो ये एक तरह की मिस सेलिंग है जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। और साथ ही गलत जानकारी देकर इंश्योरेंस की बिक्री करना भी मिस सेलिंग है। अगर आप भी इस मिस सेलिंग का शिकार हुए हैं तो आप योर मनी को अपना सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, अपने नाम के साथ अपना सवाल भेजिएगा। @kavita.th ट्विटर ID पर भी अपना सवाल आप भेज सकते हैं। mf@moneycontrol.com हमारा ईमेल ID है, जहां पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर के साथ और लोकेशन के साथ अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और आज हमारा फोकस क्लियरली इंश्योरेंस पर है, जहां पर हमारे पहले दर्शक प्रवीण सोनी का सवाल हम लेंगे। इनके प्रोफाइल के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें। 9 लाख रुपीस ईयरली ये कमाते हैं और इनके ऊपर लोन है लगभग 14 लाख का। इन्होंने निवेश किया हुआ है और पूरी तरह से इनका जो निवेश है वो इंश्योरेंस में है। इनके पास LIC की बीमा किरण पॉलिसी है, 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। LIC जीवन मित्र है इनके पास, 1 लाख रुपए सम एश्योर्ड। LIC मनी बैक है और 50,000 रुपए है इसका सम एश्योर्ड। LIC टर्म इंश्योरेंस इन्होंने लिया हुआ है जिसका कवर है 35 लाख का। और साथ ही इनके पास HDFC लाइफ संचय है जिसका प्रीमियम ये भरते हैं 31,000 रुपए और इनके पास मेडिक्लेम पॉलिसी भी इन्होंने ली हुई है। अब पूछ रहे हैं कि 5 साल में कर्ज चुकाना है इन्हें, यानी इनके ऊपर जो लोन है उसको ये चुकता करना चाहते हैं और 7 साल में 15 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं। और ये कैसे होगा, प्रवीण हमसे एक प्लान चाहते हैं। प्रवीण, सबसे पहले तो इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करके नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिए। आप जो 15 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं वो अगर आपको 7 साल में इकट्ठा करने हैं तो आपको दूसरे निवेश के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे लगाने होंगे। इंश्योरेंस आपके कवर के लिए है। आपने यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है और आपने टर्म इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी ईयरली इनकम अगर हम देखें, सालाना आय देखें, तो आपने कम कवर लिया हुआ है। सबसे पहले मेरे ख्याल से जिन्होंने सही काम किया है उस पर इनको राय देते हैं। बिल्कुल, इन्होंने टर्म इंश्योरेंस लिया, ये काफी अच्छा इन्होंने ऑप्शन लिया, बट इन्होंने सिर्फ 35 लाख का लिया है। जो इनकी इनकम है और जो इनकी एज है उसके हिसाब से उन्हें एटलीस्ट 1.5 से 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। और अगर आज की डेट में वो लेते तो लगभग उनको 15,000 से 25,000 रुपए तक का प्रीमियम में उनको मिल जाती है। तो ये सबसे पहले करना चाहिए। दूसरा चीज इनको ये करना चाहिए कि इनके पास ऑलरेडी मेडिक्लेम है तो उसको रिव्यू कर सकते हैं, अगर कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 करने के बाद तीसरा इनके ऊपर कर्ज है 14 लाख का। हाँ, बिल्कुल। मेरे हिसाब से इन्होंने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, बीमा किरण, जीवन मित्र, सब एंडाउमेंट प्लान्स हैं। अगर वो 3 साल हो गए हैं या तो उनको सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए लोन की जो रेट है वो 9, 10, 11% है। हाँ। और जो इस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ रही है 5 से 7% आ रही है। तो क्लियर लूजिंग प्रोपोजिशन है। तो जितना जल्दी सरेंडर करके उससे जो भी राशि आती है सबसे पहले लोन को चुकता कीजिए। उसके बाद इनकी सैलरी अच्छी है, 9 लाख है, तो अगर वो सैलरी बचती है उससे वो SIP कर सकते हैं। जैसे कि आपने उनको बताया उनको 15 लाख चाहिए 7 साल के बाद, तो उन्हें मात्र 11,500 रुपए पर मंथ की अगर वो SIP करते हैं तो वो बिल्कुल ये गोल को पहुंच सकते हैं। प्रवीण का क्लियर कट केस है इंश्योरेंस पे इन्वेस्टमेंट का। इन्हें लगा है कि इन्होंने ये तमाम पॉलिसीज इकट्ठा कर ली है और इनका भविष्य इसके चलते काफी सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीजें काउंटेड नहीं की है। एक जब पॉलिसी हम इस तरह की लेते हैं तो हमें ये बताइए कि कितने तरह के खर्चे होते हैं और कैसे महंगाई को अगर हम काउंटिंग करें तो ये जो सम एश्योर्ड है, जो कवर है इनका, वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होगा। बिल्कुल, ये सारी पॉलिसीज में सबसे मुश्किल की बात है, खासकर एंडाउमेंट पॉलिसी में जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल ओपेक होते हैं, आपको बिल्कुल बताए नहीं जाते हैं, आपको पता नहीं होते हैं। दूसरी, इसमें जो मोर्टेलिटी चार्जेस है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है
आपकी मोर्टेलिटी चार्जेस भी बढ़ते रहते हैं, तो वो कुछ सालों बाद काफी ज्यादा हो जाते हैं। तीसरा, एज पर जो ट्रेडिशनल प्लान्स का जो मैंडेट है कहाँ निवेश करना है, वो इक्विटीज में ज्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं, उनको डेट प्रोडक्ट्स में ही निवेश करना है 70-80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज। अगर मैं 25 साल का प्लान ले रहा हूं और अगर मेरा सारा पैसा डेट में जा रहा है जो मुझे 8% की ज्यादा ऊपर रिटर्न नहीं दे सकता है, उसके बाद चार्जेस कंपनी के होते हैं, एजेंट के होते हैं, तो आपके हाथ में से 4 to 5% आते हैं। तो 5% आप 20 साल के लिए करें तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये बिकॉज अवेयरनेस नहीं है इसलिए इन्होंने बहुत सारी ले ली है, तो सबसे पहले इनसे जितना जल्दी छुटकारा पा सकते हैं वो बढ़िया रहेगा इनके। तो प्रवीण, देर आए दुरुस्त आए, आपने अच्छा किया योर मनी को अपना सवाल पूछा है। इन तमाम पॉलिसीज में से आप निकल जाइए और जितने पैसे बचते हैं उसके जरिए आप अपना लोन चुकता कर सकते हैं और आपके लक्ष्य के लिए आपको 11,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। फिलहाल अपना और कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल कॉन्टैक्ट नंबर के साथ एक बार फिर से भेजिएगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ। योर मनी में आज हमारा फोकस है आपके इंश्योरेंस पर और अगला सवाल पूछ रहे हैं कर्नाटक से हेमंत कुमार। नमस्कार हेमंत जी, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्ते। मेरे सवाल लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ओके। मेरे पास ऑलरेडी एक इंश्योरेंस है जो कि 5 लाख सम एश्योर्ड है फॉर लाइफ टर्म ऑफ 25 ईयर्स। तो मुझे अपने पोर्टफोलियो में एक लाइफ इंश्योरेंस ऐड करना था। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि मैं जो मैं ऑलरेडी पॉलिसी है वो LIC का है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड सेक्टर है। तो मेरा सवाल है उसके लिए आप ईयरली प्रीमियम छमाही आप प्रीमियम भर रहे हैं लगभग 11,500 रुपए। हाँ, यस। आपका सम एश्योर्ड कितने अमाउंट का है? सम एश्योर्ड 5 लाख का है। 5 लाख का है। चलिए ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं कि ये पॉलिसी ठीक है या नहीं? ये पॉलिसी मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन एक और पॉलिसी लेनी है, पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो मैं सोच रहा था कि मतलब अगर LIC के ही थ्रू मुझे दूसरा पॉलिसी लेना चाहिए या फिर दूसरी प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है जी, ये पॉलिसी लेने का आपका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सिर्फ ये एक लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही था, लॉन्गर टर्म के लिए। ओके। आपको एक टर्म प्लान रेकमेंड करना चाहिए हमें यहाँ पर, और इस पॉलिसी का आप क्या करें, ये पॉलिसी आपके लिए ठीक है या नहीं? गजेंद्र जी बताइए, पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं सबसे पहले तो? पॉलिसी के फीचर्स ही एंडाउमेंट प्लान है, इसमें आपका इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों मिक्स किया गया है। तो मेरे हिसाब से आप दोनों ही जगह पर्याप्त नहीं है, आपका सिर्फ 5 लाख का सम एश्योर्ड है और अगर आप इनकी एनुअल इनकम देखिए वो भी 5 लाख है, तो मतलब आपने 1 साल का ही प्रोटेक्शन लिया हुआ है जो कि बहुत कम है। और जो इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी जाता है वो सारे डेट इन्वेस्टमेंट्स में जाता है, जिसमें आपका रिटर्न मात्र 5 से 7% के बीच में आता है 20 साल बाद में। तो आप हेमंत दोनों तरफ से सुरक्षित नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं बढ़ रहा है और आपका इंश्योरेंस कवरेज भी काफी लो है। तो आपको ये बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके बाकी विकल्प है, FDs या म्यूचुअल फंड से PPF, आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, और इनको तुरंत प्रभाव से अपने लिए एक टर्म प्लान लेना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। आपको हम रेकमेंड कर रहे हैं ICICI Pru आई प्रोटेक्ट स्मार्ट, HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस, एगॉन लाइफ आई टर्म प्लान। टर्म कवर के लिहाज से आप ले सकते हैं। जहां तक हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, ICICI लोम्बार्ड कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आप ले लीजिए। आप चाहे तो अपोलो म्यूनिक, ऑप्टिमा, रिस्टोर और मैक्स पोपा हेल्थ कंपेनियन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। जीवन लाभ से आपको निकलने की सलाह दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ गजेंद्र जी आज शो पे आने के लिए। लेकिन योर मनी पे अगर आप भी इंश्योरेंस पर अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ, @kavita.th पर सवाल भेज सकते हैं या mfmoneycontrol.com पर भी अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ भेज सकते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।